देखो आपको ये तो पता होगा ना कि एल लेंथ पे एम मास मास निकालना आता होगा, तो 12/3 लेंथ पे कितना मास हो जाएगा? ठीक है, एम इंटू 12/3 ऐसे कुछ करेंगे, आता है कुछ? तो वो चेन वाला बताऊं? चलो चेन, उसको चेन ही नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 12 साहब हुआ ना? चलो ठीक है, मुझे लगा आ गया वो यार। और किस किस को नहीं आया चेन वाला? मेजोरिटी बढ़ी आपको बताने पड़ेगा। मुझे लगा चलो ठीक है, तो आपको तो कुछ भी लग जाता, कुछ भी लग जाता था वो ये रख सर पैसा नहीं दे रखा है। ये चेन है, चेन। ठीक है, एक यूनिफॉर्म चेन कर रखी है जिसका मास एम है और लेंथ एल है। मतलब एल लेंथ पर कितना मास? एम मास, तो वन लेंथ पर एम बाई एल हो जाएगा। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है, ये कितनी लेंथ है? 12/3। ये कितनी होगी? एल माइनस 12/3, तो ये L/3 लेंथ हो जाएगी क्या? तो 12/3 लेंथ पर कितना मास आएगा? एम बाई एल इंटू 12/3, एल चल गया तो क्या था? 2/3 एम। सिमिलरली अगर L/3 पे कितना पूछा तो कितना आएगा? M/3 हो जाएगा क्या? तो मास निकालने को कुछ भी, 5 रुपए की 10 चॉकलेट, 1 रुपए की कितनी चॉकलेट? 2। ये वही बन रहा है ना? है ना? आता है? यूनिफॉर्म बोल रखा है इसमें किसी कंफ्यूजन तो नहीं है? अब पूछे क्या है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट द चेन डज नॉट स्लिप। मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि चेन को स्लिप नहीं करना चाहिए। चेन को स्लिप कराने में ये इसका हाथ रहेगा कि इसका हाथ रहेगा? है ना? इसका, इसकी चेन रहेगी। चलो, तो इस पर कितना मास लग रहा है? M/3, तो इसका फोर्स कितना हो जाएगा? M/3 इंटू जी डाउनवर्ड। स्लिप नहीं करे तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? म्यू इंटू एन। अब एन क्या आएगा? क्या इसके मास का नॉर्मल कंपोनेंट आएगा क्या? ये एन, और ये कितना आएगा? 2 इंटू जी, ये क्या? तो ये एन के बराबर हो जाएगा क्या? इसको यहाँ पुट कर देंगे, क्या वो कुछ क्या बताओ? फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर आएगी? क्या इसके बराबर आएगी क्या? तभी तो इसमें रहेगा, नहीं आता तो जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू आएगी कितनी? एन के बाई 3। और फ्रिक्शन कितना है? म्यू दे रखा है क्या? म्यू, अच्छा म्यू तो पूछा ही है, म्यू तो पूछा ही है, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू 2/3 एम जी, ये हो जाएगा एम जी बाई 3। देखो एम जी बाई 3 से एम जी बाई 3 गया, तो म्यू मिनिमम कितना आ रहा है? 0.5। इतना सा कर लिया होगा, किसी कंफ्यूजन? ये ना बी फर्स्ट तो आ गया था, फर्स्ट किसी को आ गया था, फर्स्ट किसी मुझे लगा आ गया। चलो बी पार्ट में क्या बोला? फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन व्हेन द चेन स्लिप्स कंप्लीटली फ्रॉम द टेबल। और म्यू की वैल्यू 1/4 दे रखी है, तो बताओ इसने बोला है वर्क डन बाय द फ्रिक्शन व्हेन द चेन स्लिप्स कंप्लीटली। जब चेन स्लिप होगी ना तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना। इसके लिए आपको यहाँ से यहाँ तक
देखो अब देखो अब इसमें क्या है ना, क्या हुआ, मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो देखो इस पर डिपेंड कर रहा है, इसमें मुझे एलिमेंट लेना पड़ेगा, कांस्टेंट नहीं है तो, क्योंकि एक्स पे डिपेंड कर रहा है कितना वो लेता है, मुझे पता था ऐसा होगा, तो ये तो आ गया ना। ऐसा क्यों लग रहा है अपन को, गर्मी लग रही है किसी को? हाँ, ये कुछ होगा। चलो कोई हो जाता, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, ये चैन है बेचारी, उसने बोला है वर्क बाय द फ्रिक्शन, क्या इस वाले पार्ट तक कोई फ्रिक्शन की बात आएगी क्या? तो ये तो भूल जाओगे तो मर जाओ, तो मर जाओ, तो मर जाओ, काट जाए तो अब इस पार्ट से बात की जाएगी, ठीक है। अगर मैं इस कोने पे बात करूँ, इसको मैंने बोला एक्स बराबर 0 था, मतलब यहाँ से किसी एक्स डिस्टेंस में मैंने कोई एक एलिमेंट लिया, इसका ये डी एक्स, इसका मान से क्या डी एम, तो इसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा, मेरे डी एम मास है, इसको कर देता हूँ डी एम मास, तो इस पर क्या आएगा डी एम इंटू जी, ग्रेविटी वोल्टेज का एनजी की वजह से ये रहेगा ना, क्योंकि मुझे फ्रिक्शन निकालना है, आया। तो फ्रिक्शन क्या होगा इधर, इसका फ्रिक्शन क्या रहेगा म्यू इंटू डी एम इंटू जी, इसने बोला है कि वजन निकालना है, चेन कंप्लीटली स्लिप हो जाए, चलो स्लिप कर देंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, म्यू की वैल्यू दे रही है अपन को, चलो अच्छी बात। तो डीएम मास कैसे निकलेगा तो, हाँ ये वैल्यू कैसे निकालोगे, नहीं डीएम मास मुझसे कैसे निकालोगे, तुम डेढ़ दूर बताओ ना, इसके साथ दो चीजें बताए, सीधा बताओ, इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है डी एक्स, अब बताओ, तो बता सकते हो, ये पूरी की एक्स ले ली, पूरी की एल पे कितना है मास, डी एक्स पे कितना मास, एम बाई एल इंटू डी एक्स, चलो आई बात समझ में, ये डी एम, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आएगा बताओ, डी फ्रिक्शन इक्वल टू, बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव आएगा क्या, क्योंकि फ्रिक्शन से लग रहा है और चेन से जा रही है, तो माइनस म्यू, अब डी एम की वैल्यू क्या रखूँ क्या, एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू, अगर ये यहाँ से एक्स डिस्टेंस है तो क्या एक्स डिस्टेंस कवर करेगा, ओके। अच्छा जी जी आएगा ना, जी कहाँ गया, चलो जी लगेगा, ये होगा ना जी, ठीक है। तो अब इससे क्या निकाल सकता हूँ, डी एफ आर इक्वल टू माइनस म्यू, देखो एम बाई एल इंटू जी को बाहर ले लो, तो पूरे का वजन निकालना है, ये हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स, बताओ। तो वजन लिमिट कहाँ से कहाँ रखूंगा, 0 से लेकर, लिमिट कहाँ लगानी है 12/3, एल क्यों नहीं लगाऊंगा ना, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक की पूरी चेन कवर करनी है, तो 0 ये कितनी 12/3, 2L/3, क्या मैं निकाल सकता हूँ, तो ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेना, करो फटाफट सोल्व करो, कितना आएगा देखो, जब तक मैं इसको सोल्व कर लेता, आप उसको सोल्व करो, मैं इसको सोल्व कर लो, लिख लो उसको, लिख लो, लिखने की बात करना, आ गया था आपको नहीं, वो आ गया क्या जो दो एलिमेंट, दो ब्लॉक दे रखे, एक पे स्मूथ करते हैं, एक तरफ करते हैं,
किया है कि नहीं किया पहले तो बताओ, मेहमान गाजी होता है क्यों? ओ तो टेस्ट में थे, 2 दिन तक टेस्ट में आने के बाद भी टाइम नहीं मिला। अच्छा आने के बाद मुझे लगा टेस्ट होता है, ये अच्छा, ये अच्छा चीज़ है यहाँ पे टेस्ट था सर, क्या कर सकते टेस्ट कर, टेस्ट में फिर पूरे आएंगे ना आपके रिजल्ट दे दिया क्या है ना, पूरे आए ना आएंगे तो आपके टेस्ट है तो आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा। सबसे इजी चैप्टर की क्वेश्चन नहीं मैंने बताओ, क्यों नहीं पढ़ा? तो पढ़ तो रखा होगा आपने, बचपन में पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा रीडिंग। देश कैसे आगे बढ़ेगा मतलब, देखो अटेम्प्ट तो क्या करो, मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, ईडीसी में अगर आईआईटी में पहुंचना है ना अटेम्प्ट करना, नियाना दूर की बात है, पहले अटेम्प्ट करो, जो कंसेप्ट लगा रहा हूँ ना वो सब लगाओ, जो कंसेप्ट मैंने सिखाया सब लगा दो, नोटिफिकेशन जरूर आएगा। क्योंकि मैं जनरल पर्पज लेके, जनरल पर्पज के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ, तो अगर मैं रहूँगी पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से बताऊँ तो आपके तोते उठ जाएंगे। तो जनरल पर्पज के हिसाब से अगर आपके सोल्व करते हो तो क्वेश्चन लग जाते हो कि नहीं लगते? शुरू में जरूर प्रॉब्लम आएगी क्योंकि शुरू में फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो रही है ना, अब नहीं आती आपको प्रॉब्लम, लेकिन उसको आएगी ये ना बीच में दुष्टता की होगी, ये गारंटी है ना, क्योंकि फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो पा रही वापस, जैसे आपको प्रॉब्लम आ रही है एनएलएम, तो आपने फिक्सन कर लिया, आ गया पता है इसका रीजन, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है, उसको जब चलना पड़ेगा ना तो उसकी वैल्यू को लिमिटिंग तक पहुंचनी पड़ेगी ना, मूव जब भी करेगा, अरे देखो मुझे बात सुनो, मेरे को पता है कि उसकी वैल्यू उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा ही होती है, कितनी ज़्यादा मुझे क्या पता, लेकिन एटलीस्ट उतनी तो होनी चाहिए ना, इसलिए मतलब लिमिटिंग प्लस, मतलब कोई वैल्यू है 0 प्लस, वो पड़ा है लिमिट बड़ी है मैथमेटिक्स में, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा माइनस, h प्लस है h माइनस है, वो वाला कंसेप्ट है, थोड़ा सा ज़्यादा, हाँ उसको अपन 0 ले लेते हैं, इसलिए और मैंने क्वेश्चन अच्छे से बताई थी, मैंने कहा जब भी मिनिमम और ऐसी वैल्यू दे रखी हो ना तो वह लिमिटिंग के आपको करना ही है, अब आ जाएगा। चलो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, देखो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, कल के लिए किस किस ने मना किया था सर, नहीं आया ईमानदारी बोलो सर, हम नहीं आ रहे, नहीं बोला था सर आज हम नहीं आ पाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन बता दोगे तो ठीक है, अपने को ये थोड़ी कोई जबरदस्ती किया यार, मैं तुम तो बैठो पढ़ाऊंगा मैं, तो ऐसा कुछ नहीं है ना, देखो जब मूड नहीं होगा तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, है ना, वो कि सर आपको ज़्यादा क्यों लेते हो, जैसे मैंने क्या आपको लगभग इतना तो पूछा था कि वो आपको इसकी लंबी क्लास नहीं जरूरत पड़ेगी, है ना, ठीक है, तो वैसे पावर एनर्जी बहुत बड़ा चैप्टर है ना, क्योंकि इसमें सर्कुलर भी आएगा, इसमें भी सर्कुलर भी आएगा, तो आप सोचो कि सर्कुलर खत्म हो चुका ना, सर्कुलर का वर्जन इसमें आएगा, ठीक है, तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, ध्यान से देखो, मान लो कोई एक सिस्टम ले लिया मैंने, एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर कोई पार्टिकल है, इस पर लगाया मैंने कोई फोर्स, ये F1 इंटरनल फोर्स है, ठीक है, तो जैसे फोर्स लगा ये पार्टिकल इधर चला गया, जी कार्बन बैठे, ठीक है, इस पे एक पार्टिकल और, इस पे इधर फोर्स लगाया F2, इस पर फोर्स लगाया F2, और ये पार्टिकल इधर चला गया डी आर्टिकल, ये तो किसी के दिमाग में नहीं आ रहा ना सर, इधर फोर्स लगाया उधर कैसे गया, हाँ ऐसा क्या है, तो फिर वो बात समझ लेना कैसे, इसे बोला जाता है
पार्टिकल इधर गया, वर्क डन बाय नॉर्मल गया तो है जब इसकी वजह से, ठीक है। तो इस टाइप से अब देखो ये इंटरनल फोर्स का मतलब क्या मानते हो? इसके एक्शन रिएक्शन को बोल दो तो इंटरनल फोर्स, तो ये उसी की तरह काम कर रहा है। मुझे इंटरनल फोर्स के लिए वर्क डन की बात है। तो ये क्या है, ये अगर एक्शन है तो ये रिएक्शन हो जाएगा, ये एक्शन है तो रिएक्शन हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ F1 वेक्टर इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर, ठीक है। मतलब इसको ऐसे लिख देंगे एक्शन रिएक्शन पेयर, इंटरनल है ना इसलिए बात कर रहा हूँ। तो मैं बोलूँगा F1 एंड F2, F1 और F2 क्या है? एक्शन रिएक्शन फोर्स, एक्शन रिएक्शन फोर्स है तो क्या ये दोनों इंटरनल फोर्स होंगे? इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स के बारे में तो पता है ना। इंटरनल फोर्स क्या हम लगा सकते हैं? इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल को लगा सकते हैं ना। तो इंटरनल बॉडी के अंदर जैसे मैं सिस्टम के अंदर लिया है, ठीक है। तो अगर मुझे F1 की जगह वर्क डन निकालना हो, F1 के इसका वर्क डन, तो dWF1 क्या होगा? क्या F1 डॉट dr1 वेक्टर हो जाएगा क्या? डॉट लगा दिया हमने, तो एंगल जो होगा सब उसमें ही है ना, इतना घबराने की होती है। सिमिलरली अगर मैं dWF2 की वजह से पूछूं तो क्या हो जाएगा? F2 डॉट dr2 वेक्टर, ठीक है। अगर मैं इससे नेट वर्क डन की बात करूं, टोटल वर्क डन, तो क्या आएगा? टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स क्या आना चाहिए? दोनों को ऐड कर दो क्या? दोनों को ऐड कर दो तो dW1 प्लस dW2, dW1 का मतलब समझ में आ गया ना, मतलब ये वही है, दोनों को ऐड कर दिया ना, तो ये हो जाएगा, या फिर पूरा लिख देता हूँ dWF1 प्लस dWF2 इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देता हूँ F1 वेक्टर डॉट dr1 वेक्टर प्लस F2 डॉट dr2 वेक्टर। अब एक्शन रिएक्शन पेयर से क्या होता है क्या? तो मैं चलो यहाँ बोल देते हैं F1 इक्वल टू माइनस F2, तो मैं क्या करूँगा, इस F2 की जगह ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा F1 डॉट dr1 माइनस F1 डॉट dr2। मैं इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ क्या? F1, तो क्या बचेगा? ये डॉट dr1 माइनस dr2, इसको क्या बोल सकता हूँ? ये डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, क्या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव होगा ना, जैसे v12 v1 माइनस v2, तो इसको मैं नाम ले रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ dr12 बोल दो, तो ये हो जाएगा F1 डॉट dr12 वेक्टर। तो इसका नाम क्या है? ये डॉट है भी, हाँ, इसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, 1 का डिस्प्लेसमेंट 2 के रेस्पेक्ट में। अब बताओ क्या ये फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है? अगर मान लो मैंने इसको फ्रेम को फिक्स कर दिया, अब क्या फ्रेम पे डिपेंड करेगा किसी और फ्रेम पे? नहीं करेगा ना, क्योंकि ये किसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में बात होगी, है ना। तो इसको आप लिख सकते हो, इसको मैं डायरेक्ट dW लिख दूँ, तो अब इसका नाम लिखेंगे अपन, इसको लिखो, ये वर्क डन है, वर्क डन बाय एक्शन रिएक्शन, ब्रैकेट में देता हूँ इंटरनल फोर्स, वर्क डन बाय एक्शन रिएक्शन इंटरनल फोर्स, और ये फ्रेम पर इंडिपेंडेंट होगा, फ्रेम इंडिपेंडेंट, फ्रेम इंडिपेंडेंट
आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझ आता है, ये समझाता हूँ, इसको लिख लो फिर समझाता हूँ, जल्दी लिखना बस। हो गया, जल्दी करो, तो फिर इधर भी मिटा दे जो बच रहा है। देखो ये फ्रेम पे डिपेंड कैसे नहीं करता, ये भी बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला G12 है ना, उसको एग्जाम्पल लिख देगा, जैसे मैंने बात करी VAB, तो VAB को क्या बोला, VA माइनस VB, मान लो मुझे BSc निकालना तो VA माइनस VB, जब मैं VBC का तो VB माइनस VC, है ना। तो अगर VAB निकालेंगे तो क्या मैं इसको VA माइनस VC बोल सकता हूँ, ABC वाला तो ऑपरेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो VAB तो फ्री हो गया है, इसलिए ये फ्रेम पे इंडिपेंडेंट हो रहा है। अगर फ्रेम पे डिपेंड होता तो वैल्यू सेम आती नहीं, तो वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब फ्रेम पे इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो शुरू में फिक्स हो गया। जब एक फ्रेम फिक्स हो गया तो फिर तो अब एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में अपन ने डिस्प्लेसमेंट निकाला तो फिर तो किसी की भी बात हो चेंज होना ही है। ये समझाने के लिए तो बता रहा हूँ, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये समझ में आना चाहिए क्या ये यहाँ तक। मुझे पता है ये वो चीज़ें जो कभी तो आते कुछ से तो कुछ ये नहीं दिमाग, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये आते ही था आपको चीज़ मैं बताऊँगा, इसको लिख लो फिर बता दो। अगर मान लो करो पूरा, वो तो समझाने के लिए था, अगर मैं लिखना चाहूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक कर लीजिए। ओके देखो, मान लो अगर जो दो पॉइंट के बीच में इंटरनल फोर्स लग रहा है, इंटरनल जो फोर्स लग रहा है, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच की अगर डिस्टेंस चेंज नहीं होती तो वर्क डन क्या होना चाहिए, इन दो पॉइंट के बीच में इंटरनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, अगर ये दोनों बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, फोर्स लगा डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन आएगा। जैसे कि इसको रुको, मैं आपको स्ट्रिंग से समझाता हूँ पॉइंट, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि हाँ एक सरफेस ले लिया मैंने, सरफेस पे दो ब्लॉक रखे मैंने, एक तो ये इसको स्ट्रिंग से जोड़ दिया, एक ये इसका मास m1, इसका मास m2, इसको पॉइंट 1 दे दिया मैंने नाम, इसको पॉइंट 2 नाम दे दिया। अब एक स्ट्रिंग है तो थोड़ा टेंशन सेम रहेगी क्या, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि ये T1 लग रहा है, इधर T2 लग रहा है, दो फोर्स इंटरनल फोर्स है कि नहीं है, इंटरनल फोर्स है ना। तो अगर मैंने बोला कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो L आउट फिक्स है, अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ तो जैसे इसमें फोर्स लगाया, मैंने बोला इनएक्सटेंसिबिलिटी आइडियल है, इनएक्सटेंसिबल है, इसे फोर्स लगाऊंगा तो ब्लॉक चलेगा, फोर्स यहाँ भी लग रहा है, फोर्स यहाँ भी लग रहा है, क्या दोनों के बीच के डिस्टेंस में कोई चेंज हो रहा है, तो वर्क डन बाय टेंशन क्या हुआ, क्या ये वो प्रूफ हो गया क्या जो मैंने आपको बोला था कि मैं आगे जाके प्रूफ बताऊंगा एक और, तो दूसरी बार बता रहा हूँ मैं प्रूफ कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स जीरो होता है, इंटरनल फोर्स, ठीक है, लेकिन इसके बीच में डिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट है, दोनों के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस है ना। आज तो नहीं ठीक है, लेकिन आज नहीं ज़्यादा क्या करें, तो आई बात समझ में। तो ये लिखने के बाद पहले तो पॉइंट लिखना कुछ, ठीक है, लिखो, इसके बाद लिखना पॉइंट है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको बस ये पॉइंट ही काम आएंगे, हाँ अगर ये कुछ समझ में नहीं भी आया ना
तो इतना दिमाग में लोड मत लेना, क्वेश्चन तो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन तो जाएंगे क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, इजी। तो पॉइंट लिखो पहले, द वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स ऑन द सिस्टम the work done by the internal force on the system is independent of the choice of reference frame. The work done by the internal force of the system is independent of the choice of the reference frame. ये बात समझ में आ गई? जो भी मैंने बताई थी, इस फोर्स का जो वर्क डन है वो choice of reference frame पर इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट लाइन देखो, if the distance between the particles in a system if the distance between the particles in a system along the internal force remains unchanged, then work done by internal force on the system is zero. Then the work done by the internal force on the system is zero. तो देखो इसको, चलो इसको थोड़ा और समझाता हूँ। अगर मान लो मैं वर्क डन बाय WT1 की बात करूँ तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? अगर ये तो जा रहा है पॉजिटिव आएगा। वर्क डन बाय WT2 नेगेटिव आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग, दोनों की रिलेटिव डिस्टेंस क्या होती है, मतलब रिलेटिव जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? 1 और 2 पॉइंट के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है? चेंज हो जाएगा, ये होगा ना। तो अगर मैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये भी एल चला और ये भी एल चलेगा, तो क्या हो जाएगा? एल माइनस एल, जीरो होगा ना। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो ये होता है ना। और ये क्या, जब ये जीरो हो गया तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या हुआ? क्योंकि इंटरनल एक्सेलरेशन फेल दिया है क्या? इंटरनल तो है, एक्सेलरेशन कहाँ था? उसमें है ना। ये एक्सेलरेशन नहीं है तो पता है, क्रॉस वेरीफाई हो गया। तो ये तो क्या हो गया? जीरो हो गया। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या होता है? जीरो होता है ना। तो ये लिख के इसमें एक लाइन लिख लेना, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है? इनएक्सटेंसिबल है, ये भी इंपॉर्टेंट बात। पता लगे स्ट्रिंग खिंच जाए फिर चेंज हो जाएगी। एक एग्जांपल से और समझेंगे, ताकि वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका ये रिलेटिव का लफा खत्म करके। इसको लिख लो फटाफट, इसमें एक लाइन लिखने तो आप जल्दी लिखना मुझसे, टाइम की कमी है अपने पास मार्केट में। हो गया? जैसे कि एक एग्जाम्पल हो लेते हैं, मैंने क्या किया? 2 ब्लॉक सिस्टम ले लिया, इसका मास M1 ले लिया, इसका मास M2 ले लिया, इसमें लगाया कोई फोर्स है तो कोई एक से चलने लग जाएगा, चलिए। अगर मान लो मैं 2 पॉइंट की बात करूँ, ये 1 ये 2 है ना, तो ये M1 है, इस पर लगा फोर्स, नॉर्मल कैसे लगेगा? क्या ये एक्सप्रेशन से चलेगा इसको, ठीक है। अगर मैं सेकंड की बात करूँ, M2, इस पे कोई फोर्स लग रहा है क्या?
और ये चल रहा है सेम एक्सीलरेशन से। वर्क डन बाय नॉर्मल ये हुआ पॉजिटिव है, ये होगा वन का पॉजिटिव और सेकंड का पॉजिटिव और वन का नेगेटिव। चलो इसको ऐसे लिख दो, ये वन ये टू है ना। तो वर्क डन बाय एन वन इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। वर्क डन बाय एन टू क्या है, पॉजिटिव। लेकिन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। मान लो वो एक चला वो भी एक चला, तो दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो। मान लो फॉर एग्जांपल इसने -5 जूल वर्क किया और इसे +5 जूल वर्क किया, इन दोनों का जो नेट वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक लाइन लिखनी पड़े आपको, है ना, क्यों लिखना है वैसे लिखा आपको पता होगा, मैंने इसके बारे में लिखा रखा था, लिख लो आप। वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स, वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स ऑन द होल सिस्टम इज ऑलवेज जीरो फॉर एन एक्सटेंसिबल स्प्रिंग। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन द होल सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। पूरे सिस्टम में टेंशन फोर्स का जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है, ऑलवेज जीरो। फॉर इन एक्सटेंसिबल स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या होनी चाहिए, इन एक्सटेंसिबल होनी चाहिए। इसमें एक लाइन लिख लेना, इसमें भी एक लाइन लिखनी, ये बना लिया, इसमें एक लाइन लिखो। द टोटल वर्क डन by normal force, the total work done by normal force on the whole system will always be equal to zero। लेकिन बॉडी रिजिड होनी चाहिए, रिजिड मतलब उनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। पता लगे यहाँ से तो फोर्स लगाया वो जाके चिपक गई हो दीवार के, फेल गई, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रिजिड बॉडी की बात होगी। इसकी लाइन दोबारा बोलो, देखो। The total work done by normal force on the whole system will always be zero for rigid bodies, will always be zero for rigid bodies। जैसे मैं एक क्वेश्चन से रेस्पेक्ट में बात करता हूँ, इसकी क्लियरिटी बढ़ जाएगी। ये तो है ना, आगे बात करूँगा इंटरनल फोर्स का वर्क डन हो गया। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, जैसे कि एक क्वेश्चन लिफ्ट में एक ब्लॉक रखा हुआ है, क्यों भेज दिया, लिफ्ट ऊपर जा रही है, स्पीड है वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वही टिंकू मिंकू कुछ भी ले लो, चंगू मंगू ले लो, ये ए है ये बी है, ठीक है। आपको बताना पॉइंट वर्क डन बाय नॉर्मल in 2 seconds in frame of A and B, मतलब A और B दोनों के फ्रेम में बताना, ठीक है। मैं यहाँ टेबल बना देता हूँ। एक दिन एक्सप्रेस में या नीचे रखते हैं, वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ब्लॉक
given by normal on lift, total work done by normal on system. कर सकते हो क्या? इन 2 सेकंड बोल दिया मैंने ना. इनिशियल स्पीड 0, t बराबर 0 पर ये रेस्ट में था. नहीं, t बराबर 0 पर ये क्या, t बराबर किसी t मतलब किसी इंस्टेंट पर दे रखी वैल्यू. ठीक है, इंस्टेंट में क्या हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है जब इसको क्वेश्चन दे रखी है तो. जब स्पीड क्वेश्चन दे रही है तो उसको कोई मतलब नहीं है, एक्सप्रेशन 0 हो गया ना. अब तो इंस्टेंट की तो जरूरत ही नहीं है फिर. तो t बराबर 0 पर लगा पड़ जाएगा. जब t बराबर 0 पर अगर रेस्ट में रहेगा तो एक्सप्रेशन हो जाएगा और अपन स्पीड इसकी क्वेश्चन दे रही. आ गया? आया नहीं आया? तो बता रहा है कि नहीं आ रहा? कितना है ऑर्गन बाय नॉर्मल ऑन ब्लॉक? देखो पहले तो देखो ये कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा. ये 3 मीटर पर सेकंड के ऊपर जा रही है तो 2 सेकंड में कितना चल जाएगी. तो मान लेते हैं यहाँ चली गई, इसका जो डिस्प्लेसमेंट आया वो 6 मीटर आएगा. क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन क्या है 0 है. तो एस इक्वल टू यूटी प्लस आप डिस्क्राइब लगाओगे तो भी वैल्यू यही आएगी. क्योंकि हाफ ए 0 हो गया तो यूटी, तो यू ये रहा और टी ये रहा. किसी को प्रॉब्लम? अब देखो पहले तो देखो ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा. ये ब्लॉक के ऊपर ये नॉर्मल, लिफ्ट के ऊपर नॉर्मल नीचे लगेगा कि ऊपर लगेगा? नीचे. ब्लॉक लगाएगा ना तो लिफ्ट के ऊपर लगेगा नीचे. कितना? 20. नॉर्मल के लिए 20, उसके लिए 20. हाँ क्या? तो अब मैंने बोला वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर. चले एक ही रेस्टोरेंट में बात करूँ. ए नीचे बैठा हुआ है जमीन पे, तो इसको दिख रहा है ब्लॉक ऊपर जा रहा है, फोर्स ऊपर लग रहा है. क्या कोई वर्क डन होगा क्या? इसको फोर्स भी दिख रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है तो वर्क डन होगा. तो कितना होगा? 20 इंटू इसी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट है तो 20 इंटू 6 कितना आएगा? क्या प्लस का 120 जूल आ गया क्या? वर्क डन. अब देखो लिफ्ट के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. लिफ्ट में फोर्स नीचे लग रहा है, वर्क डन ऊपर रहा है. कितना आ रहा है? माइनस का 20 इंटू 6 तो माइनस 120 जूल आ गया क्या? इनका टोटल सिस्टम पे क्या आएगा? 0 आ रहा है क्या? देखिए बी के रेसेट में बात, ये तो ए के रेसेट में आ गया. बी के रेसेट में क्या इसमें फोर्स लग रहा है क्या? नॉर्मल तो लग रहा है ना, तो नॉर्मल लग रहा है लेकिन इसके रेसेट में ब्लॉक के ऊपर जा रहा है क्या? तो वही बेटा हुआ. तो क्या इसके रेसेट में ये वर्क डन 0 हो जाएगा क्या? क्या ये भी 0 हो जाएगा क्या? क्या ये भी 0 हो जाएगा क्या? पता नहीं. जल्दी करो.
क्वेश्चन से लेटर भी बात कर सकते हैं। पहले बात करेंगे जब नो स्लीपिंग बिटवीन ब्लॉक, और उसके बाद बात करेंगे जब स्लीपिंग होगी। तो बोल देंगे क्या होगा, इस तरफ कर दे, है ना? वो भी इंटरनली है क्वेश्चन वाला, वो भी इंटरनल फोर्स है ना, आप लगा देगा फिर तो आप लगाएगा फिर से तो बता देना जब आप लगाओ तो उसकी वैल्यू फिर आपसे पूछेंगे कि कितनी बढ़ाई आपने फ्रिक्शन की वैल्यू। तो क्वेश्चन में समझ में कोई प्रॉब्लम आएगा? मैंने कहा था क्वेश्चन तो जाएंगे, क्वेश्चन तो होंगे क्योंकि एग्जाम में तो वही आते। कोई भी चीज को ना मतलब क्वेश्चन के तो इजीली समझा जा सकता है, क्वेश्चन के तो किसी भी चीज को इजीली समझा जा सकता है। तो सिमिलरली अपन किसकी बात करें, स्टैटिक, जब दो ब्लॉक के बीच में स्लिपिंग नहीं होगी तो कौन सा फ्रिक्शन होगा? तो फर्स्ट अपन बात करते हैं नो स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक, ब्लॉक के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है तो कौन सा फ्रिक्शन हो गया? स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे कि ये ब्लॉक दे दिया, तो एक ब्लॉक ये दिया, ये ए ये बी, इस पर लगा रहा है फोर्स एफ, नीचे वाली सरफेस स्मूथ है, स्मूथ, और ये रफ। ठीक है, पहले बताओ ए ब्लॉक पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर आगे पीछे ऊपर नीचे? फ्रिक्शन की डायरेक्शन में कंफ्यूजन होता है, नहीं कभी नहीं होता है क्या आपको? पक्का नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले बच्चों को डर ही से लगता था डायरेक्शन कहाँ बनेगी, अब कभी नहीं होगा, जब भी हो तो स्ट्रैटेजी आना चाहिए ठीक है, तो वो तरीका होता है भाई सिस्टम से बताने का तरीका। तो इस पे लग रहा है फ्रिक्शन इधर, चल नीचे लगेगा ना फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन लगेगा, मान लेते हैं अपन कोई फ्रिक्शन लग रहा है, इस डायरेक्शन लगेगा, ऊपर लगेगा नीचे लगेगा, पहले बताओ। हाँ, नीचे लगेगा कि ऊपर लगेगा? सरफेस पे, नीचे वाली सरफेस पे लगेगा कि ऊपर वाली सरफेस पे लगेगा? क्या ऊपर भी लगेगा क्या? लेकिन मैंने बोल दिया जैसे ये चला फ्रिक्शन लगा तो इसने कोई डिस्प्लेसमेंट कर लिया, लेट्स सपोज दिस इज 5 मीटर, मान लिया, ये लो लिख देते हैं किसका कहाँ से गया इसके ऊपर, है ना, ये तो पता लगे, है ना? तो ऐसे ऐसे हो गया। अब मैं सिमिलरली बी ब्लॉक की बात करते हैं, क्या बी ब्लॉक पे इधर लगेगा क्या? एक फोर्स इधर लग ही रहा है बेचारा, ये बी है। अब देखो जब दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही तो क्या दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा क्या? तो अगर अपन वर्क डन बाय F1 की बात करें ऑन ब्लॉक है, क्या आएगा? कितना आएगा? F1 × 5, ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। अगर वर्क डन बाय इस F1 पर बी पे कितना आएगा? -F1 × 5, क्या नेगेटिव हो गया क्या? दोनों का ओवरऑल कितना आ रहा है? हो गया वेरीफाई। तो W टोटल वर्क कितना आ जाएगा? वर्क डन बाय F1 प्लस एक का, चलो ठीक है, ऐसे लिख देते ये ए ये बी, ये जगह दी तो कंफ्यूजन नहीं हुआ कि ए के लिए तो दोनों में F1 के साथ दोनों में F1 चला, तो इसका वर्क क्या हो जाएगा? 0। ये तो कब की बात है? जब स्लीपिंग नहीं हो रही, लेकिन जब स्लीपिंग हो जाए तो फिर क्या होगा?
तो टोटल नेट वर्क डन क्या होता है भाई स्टैटिक फ्रिक्शन? जीरो। ये क्या मैं पहले भी बता चुका हूँ क्या? ये इंटरनल फोर्स से चल रहा है सब कुछ। समझ में आ रहा है ना? देख तो फिर पता लगे तो पता लगे कि सब कुछ धुआं धुआं हो गया। जल्दी करो। लिख तो लिया ना? ये तो पता लगे आप खुद ही देख लो फिर कैसे जाके फोर्स समझते हैं। तो ये तो कब की कंडीशन थी जब स्लिपिंग नहीं हो रही थी। जब स्लिपिंग होगी बी पार्ट, अब स्लिपिंग होगी तब क्या कंडीशन बनेगी? व्हेन स्लिपिंग occur between ब्लॉक। जब स्लिपिंग होगी तो कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जैसे कि मान लो एक ब्लॉक बी है और एक ब्लॉक ए है, इस पर लगाया गया फोर्स एफ, ठीक है? नीचे वाली सरफेस स्मूथ है, ब्लॉक को चलाएंगे ना इसलिए ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है? ये टी बराबर जीरो की बात है, लिख देता हूँ टी बराबर जीरो। अब जब ब्लॉक फोर्स लगाया तो चलना शुरू कर दिया, चला तो मैंने बोला कि जो ब्लॉक है वो ये वाला पॉइंट यहाँ से ब्लॉक यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, तो ये यहाँ से इसने L1 डिस्टेंस कवर करी, ठीक है? अब जब रिलेटिव स्लिपिंग होगी तो क्या पीछे की तरफ जाएगा क्या? ये आगे जाएगा तो पीछे जाएगा ना, तो जाएगा तो सही लेकिन पीछे जाएगा, लगेगा लेकिन कम लगेगा। तो मैंने बोल दिया कि ये यहाँ पहुंच गया, ठीक? मतलब ये यहाँ से इतना पहुंच गया L2, तो समझ आ रही बात? तो अगर मैं वर्क डन पूछूं, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आएगा ऑन बी, बी के ऊपर? पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव आएगा, नेगेटिव और जीरो आएगा और क्या आएगा? चलो दूसरे क्लास में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव आएगा ना? चलो देखो तो सही बी पे फ्रिक्शन ना लग रहा है, ये तो फोर्स है जो अप्लाई किया मैंने, मैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन यूज से पूछ रहा हूँ, नेगेटिव आएगा, ठीक है? तो कितना आएगा? माइनस F1 इंटू L1, ठीक है? नेगेटिव है क्या? चलो अगर मैं वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए की बात करूँ तो
L2 बेटा, ब्लॉक यहाँ था, ये यहाँ पहुंचा। मतलब ये देखना चाहता था कि डिस्प्लेसमेंट कौन बता पाता है। वो इधर आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, वो यहाँ से किधर आ गया। तो ये अपने इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, L1 माइनस L2। तो समझ में आ रही बात, पत्ती गुल हो गई। ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, हाँ ये इसको इधर से कहते हैं जो नेगेटिव ले जाएंगे यूं, इसे ना लगेगा ए पर, तो नेगेटिव कैसे हुआ। बताओ ना, नेगेटिव कैसे आ रहा है। तो समझ में आ रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है, पॉजिटिव है आएगा क्या, कितना आया हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो नेगेटिव कहाँ से हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, F1 इंटू L1 माइनस L2। क्या ये पॉजिटिव होगा क्या, बताओ, ये ज्यादा कि ये ज्यादा, क्या ये मोर है क्या, ज्यादा वाला मोर, ठीक है, लेस है क्या, कम वाला लेस, टोटल क्या होगा, पॉजिटिव निकलेगा नहीं, ये निकले बता देता हूँ, मतलब मैं काइनेटिक से नेगेटिव एक्सचेंज रिएक्शन को लेंगे, ये रूट हो गया, आई बात समझ में। तो देखो, सोचो समझो फिर बोलो, चलो ठीक है। तो अगर मैं देखूं, और वो टोटल वर्क डन बाय F1 काइनेटिक फ्रिक्शन के काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से टोटल कितना आएगा, वर्क डन माइनस F1 L1 प्लस F1 L1 माइनस L2, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस F1 L2। और जो F1 L2 है, मतलब ये L2 है, क्या यही रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है L2, तो ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ A with respect to B। क्या पता ना कहाँ पे नहीं आता, किस जगह प्रॉब्लम आ रही है, क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है, में तो आपको पूछना नहीं चाहिए, किसी भी सब लगेगा। देखो ये ए ब्लॉक, ये बी ब्लॉक, ठीक है, जब मैं इसे फोर्स इधर लगा रहा हूँ ना, जब ब्लॉक इधर चल रहा है तो इसको इधर लेगा, तो इसको अंदर लग जाएगा, ये भी अपन लगेगा एक्टिवेशन सिस्टम वही लगेगा ना, साइकिल वही लगेगी। स्टैटिक का मतलब वो तो आपस में रुके हुए रहते हैं, तो चल रहे, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है, तो आप उसमें दिमाग पे ज़्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं, कोई मान के काम कर लो। इसलिए बोलते क्लास को छोड़ना नहीं चाहिए, हाँ कभी मत छोड़ना, पता लगे। मैं कभी भी किसी को एडवाइस देता था क्लास को छोड़ के जाओ, मैं कहता हूँ रिकॉर्डिंग से देखो, लेकिन देखो जो, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ये पहले बोल दिया था, बेटा इसको पहले देखना, मैं तो ये भी बोला था फ्रिक्शन को पहले देखना, क्योंकि मैंने कहा था ये मैं आगे काम नहीं लूँगा, काम आ रहा है जब तक फ्रिक्शन की मेरी ज़िंदगी चलेंगे तो फ्रिक्शन में तो तोते गुल्लू जाते, अब फ्रिक्शन में तोते गुल्लू जाएंगे तो फिर तोतों को ढूंढना हमारी पड़ जाए, मिलो इसके सम्मान में इसको लाएंगे, ठीक है। ये अरे ये टैग स्टेटमेंट आते हैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं, नहीं तो मैं क्यों बताऊँ, ताकि आपको याद भी रह जाएगा। तो लिखो, द टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द होल सिस्टम विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। इसके सम्मान में इतने एक लाइन लिखा,
The total work done by the static friction on the whole system. The total work done by the static friction on the whole system will always be equal to 0. हमेशा ही होगा static friction भी 0 equal to 0. ठीक है. Second, next point. The total work done by the kinetic friction. The total work done by the kinetic friction on the whole system will always be क्या है नेगेटिव. चलो पता जज तो रहे हो. तो कोई जीरो बोल देता ना तो फिर समझ लेना कि क्लास में फालतू बिठाया वो अपना ज़्यादा टाइम भी चला जाएगा गुस्सा. घर से तो ना चेंज कर रहा हूँ चिल करो बात करो. ठीक है. अब अपन क्या करते देखो अपन ने क्या करते कि एक पार्टिकल के लिए लगाया था पहले तो वर्क एनर्जी. अब अपन पूरे सिस्टम के लिए बात करेंगे. सिस्टम देखो ध्यान से सुनना. जैसे जैसे मैं जो चैप्टर पढ़ाते जा रहा हूँ तो आपको ये चीज़ तो फील होगी कि मैं हर चैप्टर में कोई ना कोई चैप्टर काम जरूर ले रहा हूँ. कि जेई में तो रेडॉन्स का मतलब क्या है. देखो नीट और मेंस में डिफरेंस होता था. नीट में क्या बोलेगा काइनेमेटिक्स तो काइनेमेटिक्स का रिलेशन. एनएलएम तो एनएलएम का रिलेशन. मेंस का मतलब एनएलएम तो काइनेमेटिक्स का रिलेशन. ठीक है. वर्क ऑन एनर्जी तो काइनेमेटिक्स का रिलेशन. एडवांस में पूछा रहा हूँ मैं काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन एनएलएम का क्वेश्चन. ठीक है. मतलब जिसमें एक फॉर्मूला काम है वो नीट है. जिसमें दो फॉर्मूला काम आ जाए वो मेंस है. इसमें तीन फॉर्मूले 4 फॉर्मूला हो जाएगा एडवांस. चलता है लेकिन फॉर्मूला वाले कंसेप्ट की बात होगी है ना. तो कुछ समझ में आएगी बात. वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. किसी को वर्क एनर्जी थ्योरम में कोई प्रॉब्लम है क्या. पक्का नहीं है ना. पहले तो क्या अपन ने किसी एक इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए लगा देता अपन. यहाँ से पार्टिकल छोड़ा हो गया ये खराब हो गया तो सब आ गया है ना. अब अपन पूरे सिस्टम पर लगाएंगे. जैसे कि एडवुड मशीन. एडवुड मशीन का नाम सुना है. एडवुड मशीन का नाम सुना है. तो अपन उसको लगाएंगे. अब देखो एडवुड मशीन था तो उसमें 2 ब्लॉक थे तो अपन कंबाइन लेके फिर अपन वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे. ठीक है. तो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल. वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर लाइक क्वेश्चन करेंगे अपन. तो वर्क एनर्जी थ्योरम आपको लगाना आती है तो मैं आपको सिस्टम पे लगाना सिखा रहा हूँ. तो एक 8 फुट मशीन की बात कर रहा हूँ मैं. एक 8 फुट मशीन दे दी. ठीक है. ये 2 kg का है. ये 3 kg का. ये कितने kg का है. 2 kg का और एक 3 kg का. ठीक है. इसका नाम क्या था बेटा. इस सिस्टम का क्या नाम था. इस सिस्टम का क्या नाम था. एडवुड मशीन. ओहो अच्छा अच्छा. एडवुड मशीन. तो एक्सेलेरेशन निकालना आता है हमको. क्या होगा
m2 माइनस m1 अपन m1 प्लस m2 इंटू जी, याद है फॉर्मूला। तो अब अपन इसमें अपन लगाएंगे क्या, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने क्या किया, सिस्टम को रिलीज किया रेस्ट से, सिस्टम को क्या किया, रेस्ट से रिलीज किया। तो फाइंड स्पीड ऑफ ब्लो एंड इट इज डिस्प्लेड बाय 5 मीटर। मतलब मुझे स्पीड निकालनी है ब्लॉक की, दोनों ब्लॉक की स्पीड निकालनी। क्या स्पीड सेम आएगी क्या, स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा। जिससे भी जाएगा उसके ऊपर जाएगा, इन एक्सचेंज में एक्सचेंज तो कर सकते हो क्या आप, पहले देख लो फिर आप करते रहना, आपको करना है फाइनली। तो मैंने इसको क्या मान लिया, इसका मान लिया। लोग कितना डिस्प्लेस हो रहा है, 5 मीटर। ये वाला जाएगा नीचे कि ये वाला जाएगा, ये 5 मीटर नीचे गया, ये 5 मीटर ऊपर गया, आगे बात है। तो अब मैं अब बताओ इसको कौन कौन से पोर्ट लग रहे होंगे, एमजी और वर्क एंड टेंशन फोर्स, होल सिस्टम जीरो। तो अपन में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय एमजी आएगा, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के जीरो होगा क्या, वर्क डन बाय एमजी क्या आएगा। देखो जानते हो ना, हर ब्लॉक के लिए लिखना है, इसके लिए भी लिखना है, इसके लिए भी लिखना है। क्या 20 नीचे लग रहा है क्या, 30 नीचे लग रहा है क्या, इसका वैल्यू पॉजिटिव भी नेगेटिव, कितना माइनस का 100, माइनस का 100, और इसका वैल्यू प्लस का 150 इक्वल टू रिलीज किया था रेस्ट है, तो इनिशियल जीरो क्या, समझ आ रही है। फाइनल क्या आएगा, हाँ एम कितना है, पहले इसका लो, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। देखो फिलहाल यहाँ पर अगर टोटल ले लोगे तो चल जाएगा, ये कॉमन लेके बात हो जाएगी, ठीक है। तो कितना गया 50, ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, ये 5 दिख रहा है क्या, 5/2 वी स्क्वायर, 5 से गया 10 टाइम्स, बीच वाले रूट 20 आ गई क्या मीटर पर सेकेंड। क्या हम वर्क एनर्जी लगा सीख रहे हैं क्या सिस्टम पर, सबका लेना है। देखो सबसे बेस्ट तरीका है, इसमें फाइनल माइनस इनिशियल का स्क्वायर प्लस फाइनल माइनस इनिशियल का स्क्वायर, दोनों पे लगा लो, ठीक है। दोनों की वजह से एनजी का लेना है, और टेंशन भी दोनों की वजह से है तो जीरो मिलेगा दोनों का टोटल, क्योंकि उसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव रहेगा ना, इसका पॉजिटिव आएगा इसका नेगेटिव आएगा, इसकी टेंशन फोर्स का वर्क जीरो हो गया। बताया था तो होल सिस्टम में टेंशन फोर्स जीरो, तो U20 एनएल में करो, कर सकते हो इसे, आप कर सकते हो, आप इसमें वो भी लगा सकते हो काइनेमेटिक्स, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ये निकालना है, आपने एनएल बोला था, हाँ काइनेमेटिक्स लगाओगे तो भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन हमारा पर्पज क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना, ठीक है। मतलब वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से भी लगा सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, जो एक स्पीड है वो इसकी स्पीड से यू इक्वल टू जीरो हो गया, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2s, एक्सलेशन आपको आता ही है A2 मशीन का, तो आप कर सकते हो, लेकिन मुझे ये सिखाना है ना, हो गया नहीं हुआ, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं उन बस का, ये तो लिख लिया ना, मतलब अब
के क्वेश्चन यहाँ बनाए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इतना नहीं पढ़ेंगे, हमें पीएचडी नहीं करनी है ना। ये 6 kg ये ब्लॉक है, ये 2 kg ये ब्लॉक, ये 100 मीटर नीचे गया, वही रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक ए एंड बी व्हेन द बी ब्लॉक, देख लो, फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक A and B when the block B is displaced by 2 meter. System is released from the rest. सोल्व कर लोगे क्या आप? बस बस हिंट देख लो, हिंट देखना जरूरी है यहाँ पर। ये 2 मीटर नीचे जा रहा है, तो क्या 2 मीटर ऊपर जाएगा क्या? अच्छा, कितना जाएगा? 1 मीटर जाएगा। कितना जाएगा? 1 मीटर। कितना जाएगा? कितना? 4 मीटर। देखो जितनी स्ट्रिंग नीचे है इतनी ये भी तो आई होगी, 2 2 स्ट्रिंग तो वही है। अगर ये बी से आएगा तो क्या 2b से ऊपर जाएगा? आई बात समझ, इंपॉर्टेंट बात। अगर आपको पता नहीं कि ये कितना जाएगा तो भी टेंशन मत लो। क्या मैंने आपको वर्चुअल मेथड बताया था, वर्चुअल में टेंशन t डॉट x इक्वल टू 0, समीकरण t डॉट x इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे ये दे रखा है इसको y मान लो, t तो कट ही जाता है, क्या y आ जाएगा जो सही, तो क्या आता है? तो अगर आप x निकालना चाहिए y निकालना चाहो तो उससे भी निकाल सकते हो, वो तो पंडित ऐसे बता दे, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। बत्ती खुलोगे हाँ। तो ये तो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको करके लाना है ना, कोशिश करना कि दोनों मेथड पे हो जाए। एक तो पहले तो x को निकाल लोगे, मैंने तो x तो निकालना है, फिर तो आपको ये लगाए तो करके नहीं चला। देखो ये कंसेप्ट बहुत अच्छे कंसेप्ट है, इससे अच्छे क्वेश्चन मतलब नहीं खुले हुए, कुछ ज्यादा बढ़ जाओ तो एडवांस लेवल पे भी बन जाओ। तो आप ये मत सोचना सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो चुका है, अब काम आएगा। वर्कडन कहाँ निकाला सीखा होती, तो वो वर्कडन यहीं पे सीखा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 3। इस बार मार्केट में फ्रिक्शन भी डाल देते हैं, फ्रिक्शन फेवरेट टॉपिक है ना आपका। क्या मुझे सही पता है कि आपको फ्रिक्शन स्ट्रॉन्ग हो चुका है? हाँ सर। ये 10 kg, ए ये बी, ये स्ट्रिंग टाइम है। सिस्टम इनिशियली की बराबर 0 पे रेस्ट में था, जब से इसमें ब्लॉक लगता है ना इसकी जिंदगी चेंज हो, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक when the block B
when the block B is displaced 2 meter downward. पहले बताओ जब ये 2 मीटर नीचे जाएगा तो कितना आगे आएगा? 4 मीटर। V से नीचे जाएगा तो किससे आएगा? 2 मीटर। तो लिखो नेक्स्ट टॉपिक वर्टिकल सर्कुलर मोशन। दुनिया के लिए टॉपिक है, अपने लिए क्या क्वेश्चन है क्या? सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं, तो क्वेश्चन करने हैं, इसमें टॉपिक लिखा है। क्लियर है ना? करते लोगे ना? तो इसमें ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। हाँ बनते तभी तो बता रहा हूँ। डरना मत, डर के आगे जीते। ठीक है, देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या अपन उसको क्वेश्चन लिखेंगे इसके लिए। बस आपके पास उतना टाइम था लिखने का। कुछ ऐसा ऐसा सिस्टम की बटन दबा के पूरा बोर्ड हो जाए। नहीं इसी बोर्ड में ना स्मार्ट बोर्ड बात नहीं करना आपने तो फिर आप थोड़ा डीपली चले जाते हो ना। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर अपन बात कर रहे हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन इस पर क्वेश्चन करेंगे अपन। सर्कुलर मोशन सबको पता है ना? सेंटर में कौन सा एक्सीलरेशन होता है? सेंट्रीपिटल। क्या सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल कभी भी एक साथ लग सकते हैं क्या? ऐसा लग सकते हैं? सेंट्रीफ्यूगल नाम का कोई फोर्स नहीं होता, सब निश्चित है। क्या है वो तो क्या होता है? करेक्शन फैक्टर होता है। टेंशन लेने की बात नहीं, सब कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये स्ट्रिंग है एल लेंथ की, इस पर एम मास का एम देखो स्ट्रिंग है, मास स्ट्रिंग है तो पता ही है आपको, एल लेंथ की है। इस पर एम मास का ब्लॉक एक एंड पर लगा रखा है अपन ने, उस पर वी ए इक्वल टू रूट जी एल। इसका क्या है? स्पीड दे रखी है रूट जी एल। कुछ दिनों के बाद यहाँ बोलते हैं थीटा। तो क्वेश्चन है देखो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल प्लस थीटा की मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल विद वर्टिकल विद स्ट्रिंग will make with vertical। Find the maximum value of angle, मतलब मुझे मैक्सिमम थीटा की वैल्यू चाहिए which string will make ठीक है which string will make with vertical, मतलब वर्टिकल से जो बना रही है। सेकंड है टेंशन फोर्स एट पॉइंट ए एंड बी, बी पॉइंट ये है। टेंशन फोर्स एट पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पर टेंशन निकालना है। सी पॉइंट है एक्सेलरेशन एट द पॉइंट ए एंड बी, सी और बी पर टेंशन फोर्स निकालना। तभी बताऊंगा ना, होमवर्क कब दूंगा ये तो क्या क्वेश्चन बताऊंगा तभी तो कर पाओगे। वर्टिकल के सारे कर लोगे तो सब आते हैं आपको। तो देखो ये स्ट्रिंग है, जब स्ट्रिंग यहाँ चली जाएगी मैक्सिमम एंगल का अपन एक जगह रुक जाएगी है ना। तो मान लेते किसी बी पोजीशन से जाके रुक गई, तो मुझे क्या करना है
ए और बी दोनों पे टेंशन निकालिए, इस पर टेंशन और इस पर टेंशन क्या होगा, जब ये बी से मैक्सिमम एंगल बना लिया अपन को वो निकालना है, ठीक है। तो इसमें अपन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वही वर्क एनर्जी से हम लगाएंगे। तो देखो पहले बताओ, देखो ध्यान से सुनो, टेंशन इधर लग रहा है, गर्मी लग रही है, ठीक है ना, तो साले की हीटिंग इफेक्ट शुरू हो जाए तो बात है पंखा। तो अगर इस पर टेंशन टी लग रहा है, मान लो कुछ देर बाद ये आया होगा, इस पर टेंशन टी लग रहा होगा, तो क्या हम इसे 90 डिग्री बना रहे हो क्या, तो वर्क बाय टेंशन फोर्स क्या आना चाहिए, जीरो, कोई डिस्प्लेसमेंट के राइट में मतलब परपेंडिकुलर, बात समझ आ गई। तो वर्क बाय टेंशन को ऑलवेज क्या होगा, इसमें टेंशन फोर्स की वजह से वर्क होगा, हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। कौन सा में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ध्यान रखना है। तो ये मास था, इस पर एम जी नीचे लगेगा क्या, ठीक है। तो अपन को थीटा मैक्स निकालना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्पीड जीरो हो जाएगी, यहाँ पे स्पीड जीरो होगी, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट के लिए मुझे लगानी है वर्क एनर्जी थ्योरम, कहाँ से लगा रहा हूँ, ऐसे भी। अब ए पे क्या होगा, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स प्लस वर्क डन बाय एनर्जी, दो ही फोर्स लग रही है क्या, कि और भी लग रहा है, इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स जीरो हो गया, वर्क डन बाय एनर्जी क्या होगा, क्या मैं बता चुका हूँ इस चीज को, किसी को कोई दुख दर्द, क्या ये डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, ए एल माइनस एल, एल को, अरे वाह, मतलब इसमें ऐसे करते थे, एल को बाहर ले लेते हैं, ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा कर, अगर मैं ये नहीं भी बताता तो भी समझ में आ जाता क्या, तो ये हो जाएगा माइनस एम जी नीचे ऊपर ये हो रहा है, तो माइनस एम जी इंटू एल भी ले लेगा बाहर, तो 1 माइनस कोस थीटा हो गया, इक्वल टू हाफ एम, यहाँ पे ये इनिशियल ये फाइनल, तो ये जीरो माइनस स्क्वायर हो गया ना, तो माइनस से माइनस गया, तो एम जी एल से एम जी एल गया पूरा, देखो तो कोस थीटा की वैल्यू आ रही है 1/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी क्या, सोल्व करो आ जाएगा, देखो ना, एम जी एल से एम जी एल गया, यहाँ 1/2 कोस थीटा, इधर आया 1 माइनस 1/2 कोस थीटा उधर गया, प्लस आ गया, आ गया। तो ये तो क्या मैक्सिमम फोर्स यही है, मतलब मैक्सिमम एंगल यही है इस जगह पर। अब बात कर रहे हैं अपन टेंशन फोर्स एट पॉइंट बी, ए एंड बी। अब बताओ इसमें मान लिया कि कोई टेंशन फोर्स ए लग रहा होगा, यहाँ पे 60 डिग्री 60 आ रहा है ना, 60 डिग्री आ गया, अब इसमें टी बी का लग रहा होगा, है ना, तो टी ए लग रहा है, इस पर स्पीड दे रखी है, इस पर कौन सा पोजिशन होगा इस जगह, टेंशन से एक्सेशन होगा क्या, ये यू होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड सेंटर, टेंशन से स्पीड दे रखी, फिर भी पूछा था मैंने बीच का रोकना, आर क्या है एल, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो देखो टी ऊपर ये नीचे, अगर इसको फील करो गोल 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 तो फील नहीं आएगा क्या, चलो ठीक, मतलब ऐसी गलती करोगे ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा, टी ए माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू ए सी क्या आएगा, बी स्क्वायर गुणा मतलब जी एल अपॉन एल रहेगा क्या, तो टेंशन ए पोर्ट ए क्या आएगा 2 एम जी, अपना क्वेश्चन बड़ा होता ही नहीं है, वो भी सोच के डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं
एम जी का नीचे लगेगा क्या? ये 60 है, ये कितना होगा? ये कितना होगा? एम जी को 60, ये कितना होगा? अब बताओ क्या होगा? इसमें कौन कौन से एक्सप्रेशन होंगे? दोनों लगेंगे, क्योंकि एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है ना? तो टीवी के लिए कौन करेगा हेल्प? सेंट्रीपिटल वाले करेगा। अब मैं बोलूं क्या यहाँ पर सेंट्रीपिटल जीरो हो जाएगा क्या? बताओ क्यों? वी जीरो है, अपना इस पे कौन ले जा रहा है इसको इधर? टेंजेंटल कौन ले जा रहा है? लेकिन टीवी की वैल्यू जीरो आएगी क्या यहाँ पर? हाँ जीरो हो जाएगा यार, ये इसको बैलेंस करेगा ना, अब दोनों बराबर हो जाएंगे ना। एम ए इक्वल टू जीरो, कोई ब्लॉक रखा हुआ था वो वाली कंडीशन आ गई ना, एम ए इक्वल टू जीरो, नॉर्मल इक्वल टू एम जी, वो वाली कंडीशन नहीं बनी क्या? तो टीवी की वैल्यू क्या हो गई? एम जी कोस 60, दे रखा था क्या कुछ? नहीं दे रखा, चलो कोई बात। तो कोस 60 की वैल्यू क्या होती है? हाफ एम जी। खत्म। और भी कुछ पूछा है क्या? एक्सेशन तो आपने निकाल लिया, 80 और 80, 80 क्या आएगा? टेंजेंट से एक्सेशन क्या आएगा? जी साइन 60, जी साइन 60 होगा ना, एम को कोस लगा देता है ना, अगर एम को उठा दूंगा तो जी साइन 60 तो एक्सेशन होगा, नहीं आएगा? तो अगर मैं इस पे देखो 80 आएगा, इस पे 80 तो जीरो आएगा। ए पॉइंट की बात करो इसी के साथ, है ना? ए के लिए, ये ए के लिए बात हो रही है और ये बी के लिए बात हो रही है, तो ये तो 80 तो जीरो हो जाएगा, 80 क्या हो जाएगा? 20 का गुणा कितना है? जी है क्या? देखो दिख भी रहा है ना? अभी तक एक्सेलरेशन क्या आएगा इसमें? एसी कितना आएगा? जीरो। बी पॉइंट की बात करो, 80 क्या आएगा? जी साइन 60 तो √3/2 जी है क्या? कुछ समझ आ रही बात या नहीं आ रही? कोई नई चीज है क्या? कैसे पे मतलब अच्छे से पढ़ा तो ये कर पाओगे? तो कर लेना, तो क्या ऐसा बात है वो। क्या ये नेट एक्सेलरेशन होगा? क्या ये नेट एक्सेलरेशन होगा? नहीं होगा। रूट ए स्क्वायर, ए स्क्वायर में 80 स्क्वायर तो 80 और 80 जीरो ना एक जगह पे, पर्टिकुलर ए पॉइंट और बी पॉइंट पे बात करूँगा ना, लिखो। मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूँगा, है ना? सारे कर लेना फिर, 100 डेविएशन है। हाँ ये कितने दिन की हुई थी? मैंने सोचा था कि मैं आपका टेस्ट डाल देता हूँ, मैंने सोचा था कि टेस्ट डालेंगे, क्योंकि आपका भी टेस्ट तो वो टेस्ट लेना चाहिए ना, नहीं लेना चाहिए? नहीं लेंगे बता, तो बस पढ़ा तो रहा हूँ। एक स्टूडेंट था, और वो क्या, एक स्टूडेंट था तो वो क्या करता है, कॉलेज में था, बीटेक कर रहा है ना, बीटेक कर रहा था, बड़े अच्छे सिस्टम में। अब वो क्या सेमेस्टर सिस्टम चलता है बीटेक में, 6 महीने का सेमेस्टर होता है। तो इसने पूछा कि सेमेस्टर सिस्टम में फायदा है कि एनुअल सिस्टम जो साल भर का तो फायदा होता है? हाँ? तो एक ने तो बोला कि 6 महीने में पढ़ के 6 महीने का पेपर होता है, तो दे दो फिर अगला 6 महीने का फिर दे दो, है ना? दूसरा क्या बोला, कुछ नहीं, नुकसान ही भी क्या, बेइज्जती 2 बार हो जाती है जैसे कि 2 बार रिजल्ट आता है